हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो कल क्लास नहीं हो पाई, वो अपनी फैमिली थोड़ा सा फैमिली में डेथ हो गई थी किसी की, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई। उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं आप सभी से, सभी भाइयों से, बहनों से, सभी से। ठीक है, सभी छात्रों से। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर तरीके से आज क्लास करेंगे। ठीक है, आपकी आज जियोग्राफी की 10th क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें अभी तक जियोग्राफी में जो 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्लास के चैप्टर में कहीं भी किसी भी स्लाइड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी क्वेश्चन में भी दिक्कत आ रही है, तो मुझे बता देना इन कमेंट के, यहाँ से ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आ रहा या यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, पहले क्लास करवाता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है। ठीक है, संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक आपने बस संसाधन के कुछ ही पार्ट पढ़े हैं, लेकिन ये संसाधन, इसमें 40 पेज है। आज हम पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के आधा मतलब 20 स्लाइड या 20 पेज आज पढ़ेंगे और 20 कल विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पार्ट 1 शुरू करेंगे आज में शुरू करते हैं। संसाधन या रिसोर्स हर वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है जिसकी आप तैयारी कर रही हो, और जीके के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही मजबूती रखता है चैप्टर। ठीक है, यहाँ से बहुत ही अधिक मात्रा में मैंने इसलिए 20 से 25 क्वेश्चन प्लस मैंने इसमें डाले हुए हैं। ठीक है, जो आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, कहीं से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतने आए इसमें, वो डाले हुए हैं, और जो अपनी तरफ से मैंने डाले वो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कंटेंट फर्स्ट है, संसाधन रिसोर्स के बारे में जानेंगे, संसाधन के प्रकारों के बारे में जानेंगे, और संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल जो हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। फिर भू संसाधन क्या है, मृदा संसाधन क्या है, इन सभी की चीजों के बारे में आज और कल पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही मजबूती तरीके से विद क्वेश्चन के साथ मैं करवाऊंगा। ठीक है, विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जैसा कि मैं धुआंधार तरीके से सैटरडे संडे आपको प्रॉपर तरीके से करवाता हूँ, इसी प्रकार से आपके क्लास के बाद विद क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, वे आपको पता होगी। ठीक है, जैसे मेरी क्लास शुरू हुई है जिस दिन से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, संसाधन रिसोर्स के बारे में जानेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। मतलब जो इंसान व्यक्ति के लिए जो संसाधन उपयोगी है। ठीक है, जिसे जो उपयोगी नहीं है वो संसाधन नहीं है इंसान के अंदर। ठीक है, जिसे बना नजर में जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिक जो है, जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से करते आ रहे हैं हम। ठीक है, संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे नीचे दिए गए हैं। अभी तक मैंने बताया नहीं आपको, अभी तक बताए जैव, अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये चीजें बताई मैंने आपको। ठीक है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर यह है जैव और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर होते हैं नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ उन चीजों के बारे में। और स्वामित्व के आधार पर होते हैं व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, विकास के स्तर पर के आधार पर ये बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, संभावित विकसित भंडार और संचित कोष। ठीक है, ये संसाधन है, एक तो प्राकृतिक हो गया, एक मानवीय हो गया। ठीक है, जो नेचुरल तरीके से एक मानव द्वारा बनाए गए। ठीक है, प्राकृतिक में नवीकरणीय, अनवीकरणीय जाते हैं, और नवीकरणीय में सतत पोषणीय, जैव, जैव, प्राकृतिक और वन्य जीव। अनवीकरणीय में आपके पुनः चक्रीय जो धातु वगैरह होती हैं, और अचक्रिय में जो जीवाश्म आदम होते हैं, जीवाश्म ईंधन होती है, सॉरी। ठीक है, मानवीय में आपको संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता से भी आपको पता होगी। ठीक है, और मैंने आपको डाल भी दी, इन पीडीएफ में आप देख लेना। ठीक है, कौन कौन के किस किस के टाइप है। तो अब पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक नॉलेज है, बहुत ही अच्छी नॉलेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, जैसा आपको पता है यूपीएससी का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जिसमें श्रुति शर्मा जी ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। ठीक है, वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, कहाँ के हैं, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा किसी दिन। ठीक है, वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं, जैव मंडल से मिलते हैं। उदाहरण मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, प्राणीजात, पशुधन आदि। ठीक है, ये जैव संसाधन है क्योंकि जीवित है। ठीक है, अजैव संसाधन जैसे कि मिट्टी, हवा जो होती है, पानी, तत्व सभी। वैसे संसाधन संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी, हवा है, पानी, धातु, पत्थर आदि। ठीक है, समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार कौन से हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भौतिक
रासायनिक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय कहा जाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल, जीव जंतु, ये सभी क्या हमारे नवीकरणीय योग्य संसाधन है। सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण जैसे जीवाश्म ईंधन है, धातु है, इन चीजों को हम एकदम से उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, इनको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कि हाँ, इन संसाधनों को निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनका नवीकरणीय करना असंभव है। ठीक है इसलिए अनवीकरणीय है। ठीक है मेरे भाई, इनमें से कुछ संसाधनों को पुनः चक्रीय किया जाता है, जैसे कि धातु। कुछ ऐसे संसाधन में होते हैं जिनका पुनः चक्रीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे कि जीवाश्म, ये तो एक बार यूज है। ठीक है, कहते हैं ना यूज एंड थ्रो, उसका ये सिस्टम है इनका। तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन के प्रकार है वो है आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। व्यक्तिगत संसाधन, पर्सनल रिसोर्स क्या होता है, जैसे कि वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर किसी किसान की जमीन होती है, घर होता है, ये सभी क्या है व्यक्तिगत संसाधन अपने। ठीक है, व्यक्ति के इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी जो होते हैं रिसोर्स, वैसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व समुदाय और समाज के पास होता है। ठीक है, जैसे कि चारगाह है, तालाब है, पार्क है, शमशान है, कब्रिस्तान, ये सभी क्या है समुदाय का। ठीक है, समाज के लिए है। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन जैसे कि जिनका स्वामित्व राष्ट्र के लिए होता है, जैसे कि सरकार, जमीन, सड़क, नहर, रेल है, सभी। अंतर्राष्ट्रीय, वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसे समझने के लिए समुद्री क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मैंने दिया हुआ है, किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की समुद्री तट पर क्षेत्र पर भी ही उस देश का नियंत्रण होता है। उसके आगे की समुद्र क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। ये प्रॉपर तरीके से बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि अरब सागर है, इसके 200 किलोमीटर तक भारत का अंडर में रहेगा, 200 किलोमीटर तक जो समुद्र होगा, इधर भी। ठीक है, ये 200 किलोमीटर के अंडर भारत का अंडर रहेगा वो समुद्र का क्षेत्र। ठीक है, ये कहने का मतलब इसमें। नेक्स्ट है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। संभावित मतलब पोटेंशियल रिसोर्स मान लेते हैं, जैसे किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है। ठीक है, इन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। उदाहरण में गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, संभावित संसाधन है, पोटेंशियल है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट है विकसित संसाधन जो डेवलप्ड है। वैसे संसाधन विकसित संसाधन कह लेते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, सर्वे हो चुकी है जिसकी, और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रता निर्धारित हो चुकी है, वे क्या है विकसित संसाधन है। भंडार, जैसे कि कुछ ऐसे संसाधन होते जो उपलब्ध तो हैं लेकिन उन्हें सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है। ठीक है, जैसे उनके लिए टेक्नोलॉजी प्राप्त नहीं हो रही, किस प्रकार से इनको यूज किया जाए। ठीक है, ऐसे संसाधन को भंडार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन ईंधन है सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, संचित कोष जैसे यह भंडार का हिस्सा होता है, इसका उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, किसका संचित कोष जो होता है। उदाहरण के जैसे नदी के जल से पन बिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जा सकती है, लेकिन वर्तमान में इसका इस्तेमाल सीमित पैमानों पर ही हो रहा है, कुछ ही लिमिट टाइम तक, लिमिट क्षेत्रों में। ठीक है, संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, संसाधन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन हम संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी संसाधन हो, इससे कई समस्याएं खड़ी हो रही। कुछ उदाहरण जैसे कि कुछ संसाधन कुछ सीमित लोगों के हाथ में होते हैं। ठीक है, इससे दूसरे लोगों को तो कुछ तकलीफ होगी। ठीक है, संसाधन का अंधाधुंध इस्तेमाल से पूरी दुनिया में पर्यावरण की समस्या उत्पन्न, ये सबसे मेन कारण है। हमारा पर्यावरण वातावरण जो बिगड़ रहा है, बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, तंत्र पर खतरा और ओजोन लेयर से सुरक्षा। ठीक, सुराग, ओजोन लेयर में सुराग, मैंने आप बताया ना, ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया था आपको, बताया होगा ओजोन पर ओजोन लेयर में सुराग जो हो गया था, वहां पर ऑस्ट्रेलिया में कैंसर होने शुरू हो गए थे, स्किन कैंसर लोगों को। ठीक है, संसाधन का समान रूप से वितरण और सही इस्तेमाल इसलिए जरूरी है ताकि सतत पोषणीय विकास हो सके। ठीक है, सतत पोषणीय विकास के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और भविष्य की जरूरतों को अनदेखी न हो तो ऐसे कोई सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है, सभी चीज से, सभी प्रकार से, चारों तरफ से जब इकट्ठा होकर के एक चीज, मतलब एक चीज एक तरफ चलने लगती है ना दुनिया, और सपोर्ट, सारी चीज का सपोर्ट होता है, समाज का,
चाहे बड़े से बड़े पार्टी का या सरकार का, हम जैसे समाज लोगों का, सभी का एक तरफ सपोर्ट और सोच अच्छी होगी तो किसी भी प्रकार का कैसे कभी भी नुकसान हो नहीं हो सकता। उसी चीज को विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ठीक है, संसाधन के सही इस्तेमाल है और सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर 1992 में रियो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको ब्लू और येलो किया है। ठीक है, अर्थ समिट का आयोजन किया और रियो डे जेनेरो। ठीक है, इस सम्मेलन में 100 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए और वे सभी एजेंडा 21 पर सहमत हुए थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेगा कब हुई थी, रियो डे जेनेरो 1992 में। इस एजेंडे का मुख्य मुद्दा था कि सतत पोषणीय विकास और संसाधन का सही इस्तेमाल। इस एजेंडे के समान हितों और पारंपरिक जरूरतों और सम्मिलित जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए विश्व सहयोग की बात की गई थी, और ताकि पर्यावरण की क्षति और गरीबी और रोगों का मुकाबला किया जा सके। ये इंपॉर्टेंट है, सतत पोषणीय विकास वही है जो समाज के बारे में, देश के बारे में, हम सभी लोगों के बारे में सोचे। ठीक है, संसाधन नियोजन क्या है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, देखो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में संसाधन का वितरण समुचित नहीं है, ऐसे में संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई राज्यों के पास प्रचुर मात्रा में खनिज तो अन्य संसाधनों का अभाव है। झारखंड में खनिज के प्रचुर भंडार है, लेकिन वहाँ पेयजल और अन्य सुविधाओं का अभाव है। मेघालय में जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर संसाधन नहीं है। ठीक है, अभाव, इसलिए इन क्षेत्रों का सही विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में होने वाली समस्याओं को हम संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल से ही कम कर सकते हैं। ठीक है, संसाधन ये प्लानिंग है। और भारत में संसाधन नियोजन कैसे होता है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, इन कमेंट मुझे बताओ। ठीक है, सही, भारत में संसाधन नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। पूरे देश के विभिन्न देशों के संसाधनों को पहचान कर उनकी तालिका बनाना। ठीक है, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी, संस्थागत ढांचे को इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। ठीक है, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। ठीक है, अब संसाधनों के संरक्षण कैसे होगा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। संसाधन के दोहन से कई सामाजिक और आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक प्रवृत्ति की पूरी दुनिया में संसाधन का क्षय का मुख्य कारण है। ठीक है, गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे और उसकी जगह जन समुदाय द्वारा उत्पादन की वकालत करते थे। ठीक है, जन द्वारा मतलब लोगों द्वारा, लोगों के जो समुदाय उसके द्वारा जो उत्पादन हो उसकी वकालत करते थे। पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में ही है, यदि उनके अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोकने लगती है तो भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ और नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, लिमिटेड टाइम तक ही रहेगा फिर तो ये। ठीक है, जैसे कि कोयला है, ठीक है, लिमिट टाइम हो गया, बहुत कम कोयला है, फिर हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, और इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम संसाधनों का संरक्षण करें। ठीक है, अब भू संसाधन, लैंड रिसोर्स क्या है। प्राकृतिक संसाधनों में भू संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि हमारे जीवन का आधार प्रदान करती है और हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर खेती करते हैं, इसी पर मकान बनाते हैं और हम इसी पर हमारी जरूरत के अधिकांश भूमि पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए भू संसाधन के इस्तेमाल के लिए यही सही योजना आवश्यकता होती है। ठीक है, भारत में कई तरह की भूमि है, जैसे कि पहाड़ है, पठार है, मैदान है, द्वीप है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको इनके परसेंटेज के द्वारा। पहाड़, जैसे कि भारत की कुल भूमि का 30% पहाड़ों के रूप में है और भारत की कई नदियों को उद्गम इन्हीं पहाड़ों में है। पहाड़ों के कारण ही बारहमासी नदियों में जल का प्रवाह बना रहता है। ये नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, मैदानों का निर्माण करती हैं और इन नदियों में मिलने वाला पानी हमारी खेती को सिंचाई करता है। इन नदियों में हमें पीने का पानी भी मिलता है। देखो मैदान तो है ये, ठीक है, और पर्वत देख लो, पठार ये, ठीक है, पठार हो गए और पर्वत हो गए, मैदान हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और देख लेना आप इन पीडीएफ में। ठीक है मेरे भाई, ऐसे मैंने यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, सभी को देख लेना। मैदान भारत की कुल भूमि का 43% मैदान के रूप में। अब यहाँ पर पहले मैंने बताए थे पहाड़ 30%, मैदान 43%, और मैंने परसेंटेज भी इमेज दे दी है। मैदान की भूमि समतल होती है, इसलिए अधिकतर आर्थिक क्रियाओं के लिए अनुकूल होती है। मैदान की जमीन खेती के लायक होती है, इसलिए मैदानों में घनी आबादी होती है। मकान और का मकान, कल कारखाने भी समतल भूमि में आसानी से बनाए जा सकते हैं और यहाँ पर सघन माध्यम आबादी बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। पठार 27% और हमें कई प्रकार के खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन संपदा मिलती है। किन से? पठारों से। ठीक है, भू उपयोग के ये पढ़ लेना, वन के ये मैंने टाइप्स दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना आप। ठीक है,
मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं है, पर थोड़ा एक बार नजर में डाल लेना इन पर। भारत में भू उपयोग का प्रारूप। भू उपयोग का प्रारूप भौतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। भौतिक कारक के उदाहरण जैसे कि जलवायु, भू आकृति, मृदा के प्रकार आदि। ये मानवीय कारण के उदाहरण सुन लो, जनसंख्या, टेक्नोलॉजी, कौशल, जनसंख्या घनत्व, परंपरा, संस्कृति आदि। ये सभी क्या है आपके मानवीय कारक है, वो क्या कहते हैं आपके भौतिक। ठीक है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 32 लाख, मतलब कि 32,87,000 कुछ है, इसमें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसके 93%, 93% का भाग की आंकड़ा ही हमारे पास उपलब्ध है। अब वो कहाँ 7% कहाँ कहाँ पर जान लो घिरा हुआ है। इसका कारण ये है कि असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, स्टेट है, के आंकड़ों को नहीं ले गए हैं। इसी 93% जो है, इसको जो 7% बचा उसमें नहीं है, जो जो नहीं पार्ट में है। ठीक है। असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों को आंकड़ों नहीं लिए गए हैं। कुछ अपर्याय कारणों में पाकिस्तान, चीन के कब्जे वाली जमीन का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। ठीक है। बोलते हैं जैसे मेरा एरिया मेरा, दिन पर दिन लड़ाई और न्यूज आती रहे, वो 27 चारगाहों के अंतर्गत भूमि की कम हो रही है, जिससे पशुओं के चरने में समस्या उत्पन्न होगी। यदि प्रति भूमि और अन्य भूमि को भी शामिल कर लें तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का हिस्सा 54% है। ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाले हुए हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है? 54%। पर प्रति भूमि के अलावा बचने वाली भूमि की गुणवत्ता या तो अच्छी नहीं है, या उस पर खेती करना महंगा साबित हो सकता है। इसलिए इस प्रकार की भूमि पर 2 साल से केवल 1 या 2 बार ही खेती होती है। ठीक है। शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का प्रारूप एक राज्य से दूसरे राज्य में बदल जाता है। यह उस राज्य को भौगोलिक संरचना पर निर्भर करता है। पंजाब में 80% क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ समतल भूमि है। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह घटकर 10% रह जाता है सिर्फ। ठीक है। क्योंकि इन राज्यों की भूमि समतल नहीं है। सिंपल है लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज आ रही है समझ में। समतल भूमि न होने के कारण हो रहा है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने के कारण के लिए कुछ भौगोलिक क्षेत्र 33% हिस्सा वन के रूप में होना चाहिए। लेकिन भारत में वन, मतलब ये एक एक्ट था, एक नीति थी। ठीक है। ये एक देश की भी बात है और एक स्टेट की बात आ जाती है। ठीक है। 33% उसका वन का क्षेत्र होना चाहिए, जिससे कि शुद्ध हवा, वातावरण, हमारा पर्यावरण, जो ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत अच्छा असर पड़े। ठीक है। ये एक्ट था। लेकिन भारत में वन का क्षेत्र इससे भी कहीं कम है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ गैरकानूनी ढंग से जंगलों की कटाई हो रही है और निर्माण कार्य में तेजी आई है। ठीक है। जंगल के आसपास एक बड़ी आबादी रहती है जो वन संपदा पर निर्भर रहती है। अब कहाँ रह रही है बेचारी। भूमि प्रबंधन और संरक्षण के समुचित उपायों के बगैर ही भूमि का लगातार और लंबे समय से उपयोग हो रहा है। इसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इससे कृषि पैदावार में कमी आई है और जिसका समाज पर बुरा असर हो रहा है। पर्यावरण पर भी गंभीर खतरे उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है। हमारे पूर्वजों की जमीन को दोहन ने किया था, इसलिए हमें विरासत में मिलने वाली जमीन अच्छी स्थिति में ही थी। अब इससे हमें ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी स्थिति जमीन रहने दें। हाल ही के दशकों से तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण भू संसाधन का दोहन से भी तेजी से बढ़ा है और इससे भूमि का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। मानव गतिविधि के दुष्परिणामों ने प्राकृतिक शक्तियों को और भयानक बना दिया है, जिससे भू संसाधन का निम्नीकरण भी हो रहा है। ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, खुली बात कहनी है। किताबों में तो लिखी रहनी चाहिए, और जो किताब नहीं है, जो अनजान है, वो तो करेंगे ही भाई। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में उन्हें क्या पता, पर्यावरण क्या, वातावरण क्या, ग्लोबल क्या मतलब उन्हें। ठीक है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नकृत है, जिस इसमें से लगभग 28% वनों के अंतर्गत आती है और 28% जल अपर्दित क्षेत्रों में आता है। निम्नकृत भूमि का बाकी हिस्सा लवणीय और क्षारीय हो चुका है। और भू निम्नकरणीय के कुछ मुख्य कारण जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, जमीन का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन होना। ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में खनन कार्य समाप्त हो जाने के बाद खानों को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, और वहां पर या तो मलबे के ढेर होते हैं या गहरी खाइयां बन जाती हैं। ऐसी जमीन किसी काम की नहीं रह जाती। और इन राज्यों में खनन के अलावा वन्योन्मूलन के कारण भी निम्नीकरण तेजी से हो रही है। ठीक है भाई। जहाँ खाई खुदगी, वहाँ किस काम की है, कहाँ तक भरेंगे और कहाँ तक भरे वहाँ खाइए। ठीक है। और किस लिए वो उपयोगी होगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में अत्यधिक सिंचाई के कारण पानी की कमी हो रही है और जल जमाव के कारण भूमि का अम्लीकरण का क्षारीकरण हो रहा है। ठीक है। ये तो प्रॉपर तरीके से
आंकड़ित है, ठीक है। आपको पता होगा जो हरियाणा पंजाब से काफी जल का स्तर नीचे चला गया है, ठीक है। बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बाढ़ की वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है और मानव गतिविधि के दुष्परिणाम के कारण बाढ़ अब पहले से अधिक भयानक होने लगी है, ठीक है। जिन राज्यों में खनिजों का परिष्करण होता है, चूना पत्थर तोड़ना, सीमेंट उत्पादन आदि, वहां भारी मात्रा में धूल का निर्माण होता है। इस धूल के कारण मिट्टी द्वारा जल सीखने की प्रक्रिया में बाधा पड़ती है, जिससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। बहुत ही मुद्दे बहुत लाया हूं मैं, ठीक है, जिससे आपके अंदर एक समझ बने, ठीक है। और जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हम कुछ सोचें, वातावरण पर्यावरण हमारे लिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, आपको एक पेपर को अलग करके एक थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त करना और उसको बेहतर बनाना, हमारे समाज को अवेयरनेस फैलाना, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है, ठीक है। भू निम्नकरण से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि बाढ़, घटित उपज, इससे घरेलू सकल उत्पाद घट जाता है। भाई आपको पता है बिहार में, असम में बड़ी मात्रा में बाढ़ आ रही है, आएगी अब ईंधन में कहीं ना कहीं, ठीक है। ये किसी मानव के दुष्परिणामों के कारण है और देशों के कई आर्थिक समस्याओं को जूझना पड़ता है। भू संसाधनों के संरक्षण के उपाय कैसे कैसे हैं? वनारोपण करें, चारागाहों को समुचित प्रबंधन करें, कांटेदार झाड़ी लगाकर रेतीले टीलों सत्र बनाना, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना, ठीक है। नेक्स्ट है सिंचाई का समुचित प्रबंधन करना, फसलों को सही तरीके से कटाई करना, खनन प्रक्रिया नियंत्रण करना, खनन के बाद भूमि का समुचित प्रबंधन करना, औद्योगिक जल के परिष्कृत के बाद जल का विसर्जन करना और सड़कों के किनारे पर वृक्षारोपण करना, ठीक है। वन उन्मूलन का रोकथाम करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें अवेयरनेस फैलाती है हमारे समाज के अंदर, जब भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग पर असर पड़ेगा। हाँ, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। पार्ट 2 कल करेंगे, ठीक है, विद क्वेश्चन के साथ, ठीक है। कम से कम 25 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो विदा लेना चाहता हूँ मैं। नमस्ते, राम राम। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और सभी भाइयों को बता दो फ्री चल रहा है सब कुछ, फ्री सब कुछ आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।